उसमें हमने लिक्विड क्रिस्टल किस तरह बनते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन जो है मतलब ये कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो है अगर आपको याद हो इसके बारे में, लेकिन आवाज़ देर ज़्यादा तेज़ ना दे, सही दे सब पखपखिया होने दे, हाँ सही है। तो बात सुने प्लीज। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है ये लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, दे हैव फ्लूइडिटी जस्ट लाइक लिक्विड, ये लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होती है, ये लिक्विड की तरह बिल्कुल जो है। तो जस्ट लाइक जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी, प्लीज अगर आप लोग हो सके तो दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, तो दे फ्लो जो है लाइक लिक्विड, फ्लो लाइक लिक्विड, ये लिक्विड की तरह जो है फ्लो करते हैं। दे हैव विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी होती है। दे हैव सरफेस टेंशन, इनका सरफेस टेंशन भी होता है। प्लीज बातें बंद करें, मुझे सुने, आवाज में पखपखेरा जी है। ओके तासो खबर बंद क्यों आवाज बटिक शी लगता सो खामोश शी। तो यहां पे अगर आप लोग देखें ये विस्कोसिटी जो है लिक्विड की तरह विस्कोसिटी भी है। दे हैव सरफेस टेंशन, लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है तो लिक्विड क्रिस्टल का भी सरफेस टेंशन होता है, और ये लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं। अच्छा, द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें ये क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस की तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड क्रिस्टल्स की है, ये क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस की होती है, लिक्विड की नहीं होती। तो दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। सो यहाँ पे ये पॉइंट सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी है, और ये अगर आप लोग देखें लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम जो है लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस क्या हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के जो यूजेस है, तो पहला जो है हम जब लिक्विड क्रिस्टल की बात करते हैं कि इनके जो यूजेस है, तो आम रूटीन में लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, मेडिकल साइंसेज में मैंने आप लोगों को कल बताया था, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि मेडिकल साइंसेज में जो है लिक्विड क्रिस्टल की जो यूज है, तो इसको जो है फॉर द स्कैन जो है स्कैन जो है केमोग्राफी करते हैं, स्कैन पे जो है लिक्विड क्रिस्टल लगाते हैं, और जिन लोगों के बॉडी में जो है जिस जगह पे ट्यूमर होता है, जहां पे कैंसर होता है, तो वहां पे ये लिक्विड क्रिस्टल अपना कलर जो है ये रेड कलर हो जाते हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल अपना जो है कलर चेंज कर लेते हैं। तो डॉक्टर उसको क्या करता है, उसको मेंशन करता है कि ये एरिया इन्फेक्टेड एरिया है विद द, किस चीज के साथ इन्फेक्टेड है, ट्यूमर से इन्फेक्टेड एरिया है। तो ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए इनिशियली जो है लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग हो सके तो कैंसर को डिटेक्ट करने, बॉडी में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए इसको यूज किए जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग हो सके, ये जो थर्मामीटर होते हैं बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, तो एक पट्टी लगाई जाती है, उस पर भी लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये थर्मामीटर जो है अगर आप लोग देखें, थर्मामीटर उसमें भी अगर हम देखें उसमें भी जो है ये लिक्विड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग गौर से कि जो नए डिजिटल थर्मामीटर है, पुराने वाले तो मरकरी वाले हैं, मरकरी की बात नहीं, डिजिटल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा जो है कि जिन लोगों को जो है हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट जो मतलब कि आर्टरीज जो है जहां पे ब्लॉकेज होती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, वेन्स को डिटेक्ट करने के लिए उनके बॉडी में लिक्विड क्रिस्टल इंजेक्ट किए जाते हैं, और फिर उसको कैमरे के जरिए जो है क्या करते हैं, मतलब ये कि उसको मॉनिटर किए जाते हैं कि कहां पे जो है ब्लॉकेज है। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो लिक्विड क्रिस्टल आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लॉकेज। तो आर्टरीज हो तो यहां पे जो है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हो या वेन्स हो, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। तो वेन्स और आर्टरीज जो है उस पर किसी जगह पे डिटेक्शन करने गए कि यहाँ पे कौन से एरिया इन्फेक्टेड है, तो जहां पे ब्लॉकेज हो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो हम जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, सब में जो है डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं, तो उस सब में जो है लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग देखें डिजिटल डिवाइसेस जितने भी होते हैं उन सब में जो है लिक्विड क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल स्क्रीन है उस पर भी लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। अगर आप टेलीविजन टीवी के स्क्रीन को देखें, या जो है अगर आप लोग जितने भी बड़े स्क्रीन होते हैं सब में लिक्विड क्रिस्टल ही यूज होते हैं। तो जो भी डिस्प्ले रिएजेंट मतलब ये जो भी डिस्प्ले होते हैं उसमें मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल ही यूज होते हैं। तो ये डिजिटल। तो इसके अलावा जो लोग
अगर आप ऑसिलोग्राफ होते हैं, मतलब ये कि जो लोग जो है फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के आप लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं, जब आप जो है किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो बाज़ लोग ECG करते हैं, तो अगर आप लोग देखें तो उसमें वो प्रॉपर जो है वो पीक मूव करते हैं, तो ये सब के सब लिक्विड क्रिस्टल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उनके जो स्क्रीन होते हैं, ऑसिलोग्राफ जो होते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, उन सब में जो है ये डिजिटल डिस्प्ले जो भी कर शो करते हैं, उन सब में जो है ये लिक्विड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके जनरल यूजेस है। इसके अलावा जो है शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करने के लिए, अगर इसमें कोई जगह पे जो है शॉर्ट सर्किट आ जाए, फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है और इस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो, तो फिर आप लोगों ने एक्सपर्ट को देखा होगा, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी एरिया में शॉर्ट सर्किट है, लेकिन उनको पता चल जाता है। उनके साथ एक डिवाइस होता है और वो डिवाइस मुख्तलिफ एरिया के साथ टच करते हैं, तो जहां पे शॉर्ट सर्किट होते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, लिक्विड क्रिस्टल उसको जो है डिटेक्ट करता है। तो लिक्विड क्रिस्टल आर आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द शॉर्ट सर्किट, कि जहां पे डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो तो उसको करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट इन जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। तो शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन के लिए लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं, तो उनके लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। तो जनरल जो है लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशंस एंड साथ साथ में जो है इसके यूजेस और इसके प्रॉपर्टीज हैं, तो प्लीज आप इनको जहन में रखें। इसके अलावा 3-4 सेंटेंसेस हैं, बस इन सेंटेंस को आप लोगों ने रीड करना है, बाकी इस पे इस तरह की कोई टेक्निकल बात नहीं है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं है। बस ये चैप्टर यहां पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, बताएं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिस तरह क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से रियर एरिया जो है, फॉर एग्जांपल एक जो है रियर एरिया से जो है लाइट आ रहा है रियर में जो है और डेंसर मीडियम से पास होता है तो वो रिफ्रैक्ट होता है। तो इसी तरह जो है ये लिक्विड क्रिस्टल जो है उनकी प्रॉपर्टी, ये भी लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। तो जिस तरह क्रिस्टल करते हैं इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल भी करते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक लिक्विड क्रिस्टल, जो है जिस तरह क्रिस्टल शो करते हैं इस तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सिर्फ इसके साथ मैचिंग प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो बस ये चैप्टर यहां पे कंक्लूड करते हैं, इसमें और कोई इस तरह की टेक्निकल बात नहीं है जो हमने छोड़ी हो, सारी बातें जो है हमने डिस्कशन की है। ये 3-4 सेंटेंस है, सेंटेंस को आप लोग रीड करें। अच्छा, इसके बाद जो है एक जो है बात प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। बस अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ सॉलिड मुकम्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बस पढ़ेगी नहीं, खैर है, बस कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आज नहीं है तो कल पढ़ेंगे, प्लीज बस छोड़ दे, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, खैर है, बस कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, हो जाएगा। बस प्लीज रिलैक्स रहे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज, लेकिन मतलब तो सिर्फ ये था, इसको जो है थोड़ा सा डिले करने का मेन मकसद ये होता है कि आप लोग जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री से फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों पे थोड़ी सी जो है मुश्किल क्वेश्चन जो है या मुश्किल टॉपिक जो है बम्बार करते हैं। तो प्लीज, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि ये अभी मत पढ़ाएं? सॉलिड आसान है, वो आप लोगों के लिए मैं बहुत इजी तरीके से जो है उसका एक ट्रैक मैंने निकाला है, बस वो बहुत आसानी तरीके से जो है एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बस परी दागा, बस आगा माता पता चाहे बस खत्म हो, बस परी के दागा, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स रहे, उससे रिलेटेड जो है बातें छोड़ दें। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इस चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर 2 है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसमें है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें इसमें बहुत ज्यादा है और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो है बहुत ज्यादा बातों में जो है इसमें मतलब ये डिटेक्शन करनी है कि हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे लेने हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें, हमने मुख्तलिफ पॉइंट, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनसाइड द एटम, व्हाट इज इनसाइड एटम, एटम के अंदर आखिर क्या है, व्हाट इज इनसाइड एटम, एटम के अंदर क्या है, पहला पॉइंट ये है। तो हम यहां पे जो है इस क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन डिस्कवरीज की तरफ हम आते हैं। ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनसाइड एटम, के अंदर है क्या, के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहला सॉल्व करना है और फिर उसके बाद जो है जो दूसरा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में सॉल्व करें, तो हाउ द एटम लुक लाइक, ये एटम आखिर फिर नजर किस तरह आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या, हाउ द एटम लुक लाइक, ये नजर किस तरह आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले जो है क्या है कि आखिर इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि एटम के अंदर क्या है।
तो यहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की है, प्रोटॉन डिस्कवरी की है, न्यूट्रॉन डिस्कवरी की है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जब ये पता चलता है कि एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो फिर साइंटिस्ट इस सर्च में लगे, अच्छा तो इन पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है एटम के अंदर कैसे होगी, ये पार्टिकल किस तरह अरेंज होंगे, ये पार्टिकल जो है एटम के अंदर इनकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, तो उस अरेंजमेंट को जो है हाउ द एटम लुक लाइक, ये एटम नजर किस तरह आएगा, तो ये जो है नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिक थीम इस चैप्टर का आप लोगों ने ये दो कंसेप्ट इसमें सॉल्व करने हैं और इन दो कंसेप्ट को जो है यहां पे हमने क्या करना है, क्लियर करना है। अगर आप लोग एटम के बारे में देखें तो यहां पे राउंड अबाउट जो है हम जनरली बात करते हैं कि 400 BC में एटम के बारे में जो है लोग जो है क्या करते हैं, वो सोच रहे थे। डेमोक्रेटिस, ही वाज अ फिलोसोफर, वो फिलोसोफर था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो एक फिलोसोफर था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि अगर मैटर को मैं हिट करता हूं, हैमर करता हूं तो एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा दैट इज कंसिडर्ड बी इनडिवाइजिबल पार्टिकल। वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, एटमस। एटमस द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनडिवाइजिबल, कि ये नाकाबिल तकसीम जरा है। तो 400 BC में जो है डेमोक्रेटिस ने जो है, अगर आप लोग गौर से देखें, उन्होंने जो है ये कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था कि ये एटमस का जो नाम है तो ये उन्होंने उस टाइम इंट्रोड्यूस किया। नॉन जो है अनडिवाइजिबल, अनडिवाइडेबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, नाकाबिल तकसीम जरा जिसको कहते हैं, कि ये एटम जो है इट कैन नॉट बी डिवाइड, ये जो है फर्दर पार्टिकल में डिवाइड नहीं होगा। और जितने भी मैटर है इसी स्मॉलेस्ट मैटर से, इसी स्मॉलेस्ट एटम से बने हुए हैं और इन एटम की पैकिंग से जो है मैटर बनते हैं। ये उसकी बात है, ये उसकी सोच थी। 400 BC की बात कर रहा हूं और बात सुने प्लीज। तो उन्होंने ये सोच है यहाँ पे 400 BC में इंट्रोड्यूस किया है। आल्दो उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, बस उसने सिर्फ फिलोसॉफिकली ये बात कही थी। इसी को अगर आप लोग गौर से के राउंड अबाउट जो है द एडवेंट 1800 जो है 1800 में जब हम आ जाते हैं, सेंचुरी में आ जाते हैं, तो जब हम 1800 सेंचुरीज में आते हैं तो यहाँ पे एक इंग्लिश फिजिस्ट है, इंग्लिश जो है मुख्तलिफ जो है साइंटिस्ट है, और वो जो है एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता है, और वो एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसने जो है यहाँ पे क्या किया है, उसने एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और वो थ्योरी जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पे जो आप लोगों ने मैटर में शायद ये सुना हो कि मैटर आर कंपोज्ड ऑफ tiny particles and these tiny particles are called atoms. Matter are composed of small tiny particles and these tiny particles are called atom. इनको एटम कहा जाता है, ये उसकी बात है। और वो भी ये कहता है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि उसने मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक एलिमेंट में उसने डिवीजन की है और एक अगर आप लोग गौर से कि तो कंपाउंड में। ये दो डिफरेंशिएशन उसने इंट्रोड्यूस की है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक कि मैटर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एंड दीस टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड, इन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम जो है प्लीज गौर से देखिए एटम कहते हैं। लेकिन उसने मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड में उसने डिवाइड किया। अच्छा, वो क्या कहता है, प्लीज गौर से देखिए कि वो पार्ट ऑफ द मैटर जो कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हो उसको एलिमेंट कहते हैं, और वो पार्ट ऑफ मैटर ओनली वन काइंड ऑफ मैटर से, वन काइंड ऑफ एटम से मैटर बना हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जो मैटर बना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जो मैटर बना होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो उसने मैटर को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया, ये उसकी कारनामे है। लेकिन वो अभी भी ये कहता है कि एटम इज इनडिवाइजिबल, एटम एक नाकाबिल तकसीम जर्रा है। एटम क्या है, एक नाकाबिल तकसीम जर्रा है। फिर उसके बाद यहां पे मुख्तलिफ किस्म के जो है कुछ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोगों ने जो है शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हो। एक है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है अगर आप लोग देखें तो ये एक अनदर जो है लॉ इंट्रोड्यूस, क्लासिकल लॉज है। और इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो एक है लॉ ऑफ जो है यहां पे मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जो है डिफरेंट लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उन्होंने उस जमाने में इंट्रोड्यूस की है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एक है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया। आप लोगों ने ये मैट्रिक में पढ़े ये बातें। तो ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है और ना मास को डिस्ट्रॉय किया। मासेस कंजर्व होते हैं,
मासेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। फिर दूसरे में क्या कहते हैं, प्लीज अगर आप लोग गौर से कि मैं इसको इस तरह पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं कि यहां पे मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड, ना इसको आप केमिकल प्रोसेस हो, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। अगर आप लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहां पे क्या है, कांस्टेंट कंपोजिशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो है इसके लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम ये कहते हैं कि अगर मैं रेन वाटर लेता हूं, रेन वाटर, अगर मैं यहां पे वाटर रेन से लेता हूं, अगर मैं वाटर ओशन से वाटर लेता हूं, ओशन वाटर लेता हूं, अगर मैं ग्लेशियर से वाटर लेता हूं, मेरे पास जो है ग्लेशियर है और मैं उसको मेल्ट करता हूं और उससे वाटर लेता हूं, और अगर आप लोग और से कि अगर मैं जो है रेवर से वाटर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेवर से वाटर लेता हूं, अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रीम से वाटर लेता हूं, स्ट्रीम से वाटर अगर हम लेते हैं, और अगर मैं लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता हूं, तो रेन वाटर का फार्मूला H2O, और यहां पे H2O ओशन वाटर का, ग्लेशियर वाटर का, रिवर वाटर का, स्ट्रीम का, और जो लेबोरेटरी में वाटर बनाता हूं, इन सब का फार्मूला H2O ही होगा। इन सब के लिए जो है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैटर, मैटर जिस सोर्स से भी आ रहा हो, मैटर जिस सोर्स से भी आ रहा हो, सो द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट, उसमें यह नहीं कि ओशन वाटर का फार्मूला डिफरेंट है और रेन वाटर का डिफरेंट है, ये नहीं है कि आप लोग स्ट्रीम वाटर का फार्मूला डिफरेंट है और हाइड्रोजन को अगर आप लेबोरेटरी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते तो वो वाटर फार्मूला डिफरेंट, नहीं, सबके लिए द कंबाइंड रेशियो ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो द कंपोजिशन ऑफ द मेटल विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इसको जिस सोर्स से भी निकालते हैं, जिस सोर्स से भी लेके आते हैं, इसमें द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेन वाटर होगा तो वो भी H2O है तो वो भी H2O, अगर ग्लेशियर वाटर है वो भी H2O, अगर रिवर्स है वो भी H2O, अगर स्ट्रीम है वो भी H2O, और अगर आप वाटर को बनाते हैं लेबोरेटरी में तो वो भी H2O ही होगा। तो सबका जो यहां पे द कंपोजिशन रेशियो है दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये कांस्टेंट कंपोजिशन के मुताबिक जो है हम ये बात करते हैं। ये क्लासिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े हैं। अच्छा, अगर आप लोग गौर से के ये कार्बन है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर मैं इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूं तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगर मैं इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूं तो यहां पे एक अदर स्पीशीज बनती है जिसको कार्बोनेट्स कहते हैं। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स है कार्बन ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, आप लोग देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक ही कार्बन है, तो प्लीज ये कार्बन ऑक्सीजन, यहां पे ये ऑक्सीजन, है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है। प्लीज गौर से सुने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ आ रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुने, इसकी तरफ आ रहा हूं। एक एलिमेंट का मास फिक्स है बिल्कुल 1 1 1, और ये दूसरा एलिमेंट अगर आप लोग देखिए कार्बन के साथ 1:1 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर 1:2 मल्टीपल के साथ 2 मल्टीपल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर 3 मल्टीपल के साथ हो, कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, ये कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहां पे तो द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स, द रेशियो ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स, और सेकेंड एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बोनेट, कार्बोनेट से ये डिफरेंट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में द मास ऑफ वन एलिमेंट शुड रिमेन फिक्स, एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होगा और दूसरा एलिमेंट जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसके साथ कंबाइन होकर नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर आप लोग देखें तो ये रेशियो फिक्स है 1 1 1, हर एक में 1 1 है।
लेकिन ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ 1:1 के साथ कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर 1:2 के साथ कॉम्बिनेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर 1:3 के साथ है तो कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स। तो क्या कार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर सेम है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर सेम है? डिफरेंट है। तो प्लीज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में द मास ऑफ वन एलिमेंट शुड रिमेन फिक्स एंड द सेकंड एलिमेंट मास जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसके साथ कंबाइन होकर नए नए प्रोडक्ट देगा। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन अलाउड टू ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है H2O बनता है, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन H2O2 बनता है, H2O2। तो हाइड्रोजन वही है, हाइड्रोजन वही है, लेकिन ऑक्सीजन 1:2 के साथ 1:2 और यहां पे 2:2 है, यहां पे 1:2, यहां पे 2:2 है। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये H2O है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है। तो अगर 1:2 देखिए ये फिक्स है, ये रेशो क्या है? फिक्स है। तो 1 रेशो है और यहां पे 2 के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड, इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लेकिन एक कंपाउंड और डिफरेंट सोर्सेज है तो फिर इस पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई होता है। एक कंपाउंड, डिफरेंट सोर्सेज, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एक एलिमेंट का मास फिक्स और दूसरा एलिमेंट जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर नए नए प्रोडक्ट बनाता है, इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। ये सारे क्लासिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसको आप लोगों ने मैट्रिक में शायद पढ़ा हो। अच्छा नेक्स्ट है, तो ये तो साइंस में जो है अगर आप लोग गौर से किए तो यहां पे जो है साइंस में साथ साथ में जो है विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आते हैं तो फिर यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अब एटम की तरफ आते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी और प्रोटॉन डिस्कवरी, न्यूट्रॉन डिस्कवरी एंड प्लस जो है अगर आप लोग गौर से के यहां पे इसके स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं तो ये साइंस में जो है अगर आपने बता दिया कि पहले लोग जो है इसके बारे में डेमोक्रेटिस ये सोच रहा था, उसकी सोच ये थी, फिर उसमें जो है थोड़ी सी बातें एडवांस आ गई है। उसमें वो कहते हैं कि दो मैटर जो है दो एटम से कंपाउंड और एलिमेंट्स की कंपाउंड और एलिमेंट्स में उसने क्लासिफिकेशन की। और थर्ड पॉइंट में वो फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्लासिकल केमिस्ट्री से जब हम निकल आते हैं तो फिर यहाँ पे अगर आप लोग गौर से तो एक है मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ आते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, लेकिन पहले जो है अगर आप लोग देखें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट जो है अगर आप लोग गौर से तो यहां पे रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी। और द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो एक्टिविटी और डिस्चार्ज ट्यूब ये मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को यहां पे डिस्क्राइब करना है। तो यहां पे जो है प्लीज अगर आप लोग गौर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मॉडर्न कंसेप्ट, इसकी तरफ हमने आना है और इसको हमने एक्सप्लेन करें। ऑल्दो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंसेप्ट है, ये जो है अगर आप लोग देखें, लेकिन वो जो डेमोक्रेटिस और यहां पे जो है जो उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि एटम एक इनडिवाइजिबल है, अभी हम ये डिस्कशन करेंगे कि नहीं एटम डिवाइड होता है, एटम इज डिवाइजिबल, क्योंकि ये तो 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है तो फिर तो मैं एटम को क्या कर सकता हूं, उसमें तोड़ फोड़ कर सकता हूं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, तोड़ फोड़ कर सकता हूं, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो ये जो है अगर आप लोग गौर से तो हमारा मेन टारगेट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ आना है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो प्लीज आप लोग गौर से द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम क्रूग्स। बाज बुक में 1859 लिखा है, बाज बुक में 1865 लिखा है, तो इसकी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बात से प्लीज, तो द कंसेप्ट जो है यहां पे विलियम क्रूग्स ने, विलियम क्रूग्स ने ये कंसेप्ट इन 1859 में इंट्रोड्यूस किया है। 1859 में उसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आप लोग थोड़ा सा गौर से सुने। और यहां पे वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो यहां पे जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था और वो कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा है, उसकी सोच भी नहीं थी कि मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर रहा हूं। वो जो है क्या कंडीशन, ये क्या कहना चाहता है वो आपको अभी समझाता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये जो है, जिस तरह ये ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट को अगर आप लोग तो ये बिल्कुल जो है एक ग्लास ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, एक ग्लास ट्यूब है।
एक ग्लास ट्यूब है और जिसपे दो लगे हुए हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड यहां पे लगे हुए हैं। यहां पे अगर आप लोग गौर से देखें तो ये बैटरी है। बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे एक केबल को जो है यहां पे करता हूं, ये मेटालिक इलेक्ट्रोड है और ये भी मेटालिक इलेक्ट्रोड है एंड दे आर सील्ड। ये क्या है, यहां पे सील किए गए हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज। ये जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो ये बैटरी है, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी है। ये जो है अगर आप लोग गौर से देखें बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे जो है ये बिल्कुल ये ट्यूब लाइट, जिस तरह हम बात करें तो ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड सील है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड, टू इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल से बने होते हैं वो कनेक्टेड है। ये टू इलेक्ट्रोड इसमें है। और यहां पे द थर्ड पॉइंट ये है कि यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी यहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी है। प्लीज अगर आप लोग देखें यहां पे एक छोटा सा आउटलेट है और इस आउटलेट में वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं, वैक्यूम पंप यहां पे कनेक्ट करते हैं। द फोर्थ पॉइंट ये है कि यहां पे एक है वैक्यूम पंप जो है इसमें कनेक्ट होता है, वैक्यूम पंप ये कनेक्ट होता है। तो बात सुनिए प्लीज, ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड जो है सील किए गए हैं और इसमें जो है सोर्स ऑफ बैटरी, ये एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, और यहां पे एक वैक्यूम पंप कनेक्ट है। ये वैक्यूम पंप इसके साथ कनेक्ट, इसका क्या रोल है वो बाद में आ रहा है। तो वो जो है वैल्यूम क्रूक्स क्या करता है, वैल्यूम क्रूक्स ये एक्सपेरिमेंट के, तो ये उसके जो है क्या है अरेंजमेंट है कि वो यहां पे एक अरेंजमेंट जो है इस तरह करता है। अब वो क्या करता है कि ये जो बैटरी है, तो ये बैटरी इस केबल के जरिए इसके साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड। और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैथोड, इसके लिए कैथोड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, ये एनोड है, तो एनोड वो पार्ट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है और कैथोड वो पार्ट है जो कि यहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो यहां से जो है अगर आप लोग गौर से देखें वो क्या करता है, तो ये दोनों अब इसको एक केबल के जरिए जो है यहां पे इनके साथ कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ। अब बैटरी ऑफ है, फिलहाल बैटरी ऑफ है। यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए फिफ्थ पॉइंट ये है कि द इंटरनल प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर inside the tube जो है, internal pressure inside tube that is equal to 1 atm है, that is also equal to 760 mm of mercury के बराबर है। 1 atm internal pressure of the gases जो है इस ट्यूब के अंदर 1 atm के बराबर है और यहां पे जो है 1 atm is also equal to 760 mm of mercury के बराबर है। वो क्या करता है, वो यहां पे बैटरी को ऑन करता है। जैसे ही वो बैटरी को ऑन करता है, तो फर्स्ट केस है, मैं यहां पे फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। जैसे ही वो बैटरी को ऑन करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑन कर लेता है, तो बैटरी को वो कनेक्ट कर लेता है। ही ऑब्जर्व नथिंग, यहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, नथिंग और ऑब्जर्व, वो क्या यहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। जब वो बैटरी को ऑन करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑन करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑन करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। गैसेस का कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द ट्यूब है। तो उसने प्रेशर इसको कनेक्ट कर लिया, देयर वाज नथिंग ऑब्जर्व, कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, बिल्कुल देयर इज नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देता है 2000 वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस को 3000 वोल्ट पे बढ़ा देता है कि यहां पे 3000 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर लेता है। ही ऑब्जर्व नथिंग। फिर वो क्या करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को 5000 वोल्ट पे लेके चला जाता है, फिर भी जो है ही ऑब्जर्व्स नथिंग, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है लेकिन यहां पे कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा है। फिर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को 8000 वोल्ट पे लेके चला जाता है और फिर उसके बाद 10000 वोल्ट पे, लेकिन ही ऑब्जर्व नथिंग, जो है यहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करो लेकिन कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से यहां पे कोई इफेक्ट जो है इस पे नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं। उसके कंक्लूजन क्या है कि ईयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ करंट। ईयर क्या है? इज अ बेड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए मुझे या तो आयंस चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ईयर में तो ना तो आयंस है और ना इलेक्ट्रॉन्स है, तो ईयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ करंट, इसलिए तो यहां पे कोई कंडक्शन, तो यहां पे देयर वाज नो कंडक्शन ऑब्जर्व, देयर वाज नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन ऑब्जर्व। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at 1 atmospheric pressure, ठीक है, even the potential difference के potential difference जो है is increased, कि यहां पे जो है वो 10,000 वोल्ट potential difference is increased up to 10,000 वोल्ट potential difference, 10,000 वोल्ट potential difference तक increase करने के बाद भी there was no conductions, कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा था। कंक्लूजन उसके ये है कि ear is a bed conductor of current, ईयर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इसका ये है, कंक्लूजन ये है, ईयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ करंट, बेड कंडक्टर ऑफ करंट, ये करंट का बेड कंडक्टर है। कंक्लूजन उसके ये है। अब वो क्या करते हैं, वैक्यूम पंप उसने कनेक्ट किया है, वैक्यूम पंप को ऑन कर लेता है। जब वैक्यूम पंप को ऑन कर लेता है और इससे गैसेस निकालता है, वैक्यूम पंप ऑन करता है, गैसेस इससे निकालता है, तो प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जब प्रेशर को जो है रिड्यूस करता है, प्रेशर इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पंप, इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पंप, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है, अप टू 0.1, अप टू 0.1 mm of mercury, a glow was appear inside the tube at 10,000 volt potential difference, a glow was appear। मैं समझाता हूं कि क्या सिचुएशन हो रही है। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है ये पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं इसकी केमिस्ट्री समझाता हूं कि ये केमिस्ट्री क्या है, लेकिन पहले उनकी जो बातें हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट है, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद इसकी केमिस्ट्री समझाता हूं कि यहां पे आखिर क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे कंक्लूजन, ईयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ करंट, ये तो मैंने बता दिया है। अ प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पंप, व्हेन 0.1 mm ऑफ मर्क्यूरी की तरह लेके आते हैं, देन अ ग्लो वाज अपीयर, देन अ ग्लो वाज अपीयर inside the tube, inside the tube, inside the tube, tube के अंदर a glow, then a glow was appeared inside the tube at 1,000, at 10,000, at 10,000 volt potential difference। जब 10,000 volt potential difference में अप्लाई करता हूं तो a glow inside the tube was appear, a glow inside the tube was appear, तो यहां पे ग्लो वो अपीयर हो जाता है इनसाइड द ट्यूब एट 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्लो अपीयर हो जाता है। और ये बात सुनिए प्लीज, तो यहां पे मैंने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिखा है, यहां पे जो इसका स्ट्रक्चर है, तो प्लीज यहां पे ग्लो अपीयर हो जाते हैं, ग्लो इनसाइड द ट्यूब अपीयर हो जाता है। 1 mm पे कुछ नहीं हो रहा था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर इनसाइड द ट्यूब 0.1 mm तक लेके आया हूं, तो फिर यहां पे जो है क्या होता है, ग्लो अपीयर होता है। अ ग्लो इनसाइड द ट्यूब इज अपीयर। क्यों होता है अभी आ रहा हूं। उनको तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो ना ये पता था कि इलेक्ट्रॉन है, और उनको तो ना ये इसके बारे में पता था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और फिर वो एक्साइट होकर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। उनको तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थे। हमें पता है कि ये ग्लो कहां से अराइज होता है। आप लोग गौर से सुने तो यहां पे ग्लो इनसाइड द ट्यूब अपीयर। अब जब उसने हाइड्रोजन गैस को यहां पे यूज किया, अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज किया तो ही ऑब्जर्व अ ब्लू कलर ग्लो जो है यहां पे अपीयर हो रहा था। जब उसने जो है यहां पे नियान को यूज किया तो ही ऑब्जर्व रेड कलर ग्लो जो है यहां पे अपीयर हो रहा था। उसके कंक्लूजन ये थे कि द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। द कलर ऑफ द ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो प्रोड्यूस होता है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से सकें, उसके एक और एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया है वो ये कंक्लूजन, द कलर ऑफ द ग्लो inside the tube, inside the tube depend
ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे जो है ये डिपेंड करता है। द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। जब नेचर ऑफ द गैस चेंज होता है तो ग्लो का कलर भी चेंज होता है। ये क्यों चेंज होता है मैं समझाता हूं। जम्पोयोम खैर खबर रवानी, ठीक है। तो ये जो है उसका उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, मैं सिर्फ उससे 3 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए और इन 3 एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब 1 atm तक कुछ नहीं हो रहा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ग्लो अपीयर हो गया, कलर्स अपीयर हो गए, कलर जो है इनसाइड द ट्यूब जो है वो अपीयर हो गए। बाद जो है जब नियॉन गैस यूज किया तो रेड कलर अपीयर हो रहा था, जब हाइड्रोजन गैस को यूज किया तो ब्लू कलर, और जब ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं पिंक कलर है। जब हीलियम को यूज करते तो मुख्तलिफ किस्म के गैसेस उसने ट्राई की हैं और हर एक गैस के लिए जो है उसने कंडीशन को देखे तो फिर बात हर एक का कलर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, डिफरेंट होता है। और ये क्या सिचुएशन है, तो मैंने यहां से एक पॉइंट निकाला है कि द कलर ऑफ ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जब नेचर ऑफ द गैस चेंज होता है तो कलर ऑफ द ग्लो भी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है वो बात की बात है, वो भी आ रहा है, आपको समझाता हूं फिर बाद में, ठीक है। तो आप गौर से किए तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो है कंडक्शन कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक साइड स्टेट में चले गए, एक साइड स्टेट में चले गए, वापस रिटर्न होते एनर्जी रिलीज करते हैं द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एक साइड है, उनको तो यह भी पता नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1858-59 पे आप लोग चले जाए, उस जमाने में चले जाए, ठीक है। अभी जो है अगर आप देखें तो 2022 है, आप लोग जो है 1859 तो राउंड अबाउट 150 ईयर चले जाए, ठीक है। आप बात सुने प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट गौर से सुने। एक और पॉइंट अगर आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को गौर से देखिए, एक थर्ड एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट वो वैक्यूम पंप को फिर ऑन करता है और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब और रिड्यूस करता है वैक्यूम पंप के जरिए। तो वो क्या करता है, सो व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, व्हेन प्रेशर inside the tube is reduced to 0.01 mm of mercury. Wait, देखो बोले, pressure inside the tube is reduced to 0.01 mm of mercury. When pressure inside the tube is reduced to 0.01 mm of mercury, ठीक है, and a potential difference of 10,000 volt is applied. 10,000 volt is applied. जब ये अप्लाई करते हैं is applied, then the color of the glow disappear. ग्लो का कलर जो है बिल्कुल डिसअपियर हो गया है, and some invisible radiation was produced inside the tube that cannot be seen with the naked eyes. Some invisible radiation are detected. मैं समझाता हूं कि किस तरह रेडिएशन is applied. Please, the glow inside the tube disappear. The glow inside the tube disappear. ये क्या हो जाता है, disappear, and some invisible radiation that cannot be seen with the naked eyes. Invisible radiation are detected inside the discharge tube. तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो है some invisible radiation जो है उनको डिटेक्ट किया गया है। अब ये invisible radiation that cannot be seen with the naked eyes, ग्लो को तो मैं देख सकता हूं, ग्लो अपीयर हो रहा है तो उसको तो मैं देख सकता हूं, लेकिन इनविजिबल रेडिएशन कैन नॉट बी सीन। तो फिर उसको किस तरह डिटेक्ट किया गया है, जब ये ग्लोब जो है डिसअपीयर हो जाता है और ये इनविजिबल रेडिएशन, तो ये इनविजिबल रेडिएशन आ रही है और इस ग्लास के सरफेस को हिट करती है तो वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। फ्लोरेसेंस जानते हैं, फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी, तो इस वजह से उनको डिटेक्ट किया गया। या जो है अगर आप लोग ये फ्लोरेसेंट मटेरियल, अगर आप एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल एक पत्थर ले और उस पत्थर को एनर्जी दे और तेजी के साथ यहां पे मारे, तो आपने क्या किया है, आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है। अच्छा, जब ये इसको हिट करते तो वहां पे स्पार्किंग अपीयर होता है कि नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी दी है, इसको हिट कर रहा हूं, और जब यहां पे मैं इसको हिट कर रहा हूं तो यहां पे स्पार्किंग अपीयर होता है। ये स्पार्किंग क्या है, लाइट एनर्जी है।
तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का ये फायदा होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है, या जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होते हैं, उनका काम ये होता है कि दे कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनटू लाइट एनर्जी। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम होता है। ये क्या माजरा है, आपको ये माजरा समझाता हूं, लेकिन प्लीज अगर आप लोग देखें, ये उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये 3 एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट को हमने इग्नोर करते हैं। सिर्फ ये 3 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक अगर आप 1 atm प्रेशर इनसाइड द ट्यूब है, दूसरे में अगर आप लोग गौर से कि तो आप लोगों के पास 0.1 mm ऑफ मर्करी है, और अनदर में जो है तो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब कम होता है तो कंडक्शन हो रही है, और जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब ज्यादा है तो देयर वाज नो कंडक्शन, कंडक्शन नहीं होता है। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे सुने प्लीज, आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे सुनना है, और आप लोग गौर से, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है। जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब ज्यादा है, ये पॉइंट सुने, जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब ज्यादा है, इट मींस गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, और ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये क्या है? सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 1 atm, आपने 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दी है, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसको अप्लाई किया है, ठीक है, ये 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। जब मैं इस 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो ये 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस सारे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं होता है। जब मैं प्रेशर इनसाइड द ट्यूब कम कर लेता हूं, जब मैं प्रेशर इनसाइड द ट्यूब कम कर लेता हूं, तो मॉलिक्यूल के नंबर को कम कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूल अब कम हो गए कि ज्यादा हो गए? कम हो गए। अब यहां पे 0.1 mm ऑफ मर्करी प्रेशर है। अब 10,000 पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की है, पोटेंशियल एनर्जी में यहां पे इतनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं, तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी अप्लाई करता हूं, अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इससे 10,000 से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। 0.1 mm ऑफ मर्करी पे एक्साइटेशन होती है, और 0.1 mm पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकता। 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं 0.1 mm ऑफ मर्करी पे आ जाता हूं, मॉलिक्यूल नंबर कम हो गए। अब ये 10,000 वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करके ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। प्लीज अगर आप फिलहाल इस पॉइंट आप लोग आ जाएं, इस पॉइंट को गौर से सुने। अब ये मेरे पास मॉलिक्यूल है और इसमें जो है न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, उनको तो पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। जब मैंने 10,000 वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इस पे अप्लाई की है, वो एनर्जी ये एटम मॉलिक्यूल या एटम एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में वापस रिटर्न हो, फोटॉन को रिलीज करें कि नहीं है? ग्लो इसकी वजह से, ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। तो अब हाई एनर्जी स्टेट तो अनस्टेबल स्टेट है, तो वहां से ये दोबारा एनर्जी लॉस करके जब ग्राउंड स्टेट में वापस रिटर्न होता है तो लाइट को एमिट करता है, और इसी वजह से तो मुझे यहां पे ग्लो अपीयर हो रहा था, इसी वजह से तो यहां पे ग्लो अपीयर होता है। तो देयर इज ओनली एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो 10,000 वोल्ट एनर्जी इतनी है कि वो इस एटम या इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाता है। इस एटम या इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होते ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होती है, तो इसलिए ग्लो अपीयर होता है। प्लीज गौर से सुने। अब ग्लो का कलर जो है नेचर के साथ किस तरह चेंज होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा सुने। हाइड्रोजन के साथ कितने प्रोटॉन है? एक है। अच्छा, कितने प्रोटॉन है? अगर आप लोग गौर से तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वापस है, इसको कितने प्रोटॉन सेट करते हैं? 2। और इस पे कितने हैं? 1 प्रोटॉन। तो क्या इनका अट्रैक्शन सेम या डिफरेंट? तो फिर इनके एनर्जी, तो इनके कलर वो भी डिफरेंट होंगे। The color depends on glow. The color of the glow depends inside the tube depends on the nature of gas. क्योंकि प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होने की वजह से इनके जो कलर्स होंगे वो भी इससे डिफरेंट होंगे।
तो इसलिए मैंने यहां पहले क्या कि द कलर ऑफ द ग्लो। अच्छा प्लीज गौर से, नेक्स्ट जो है मैं प्रेशर को और कम करता हूं। जब प्रेशर और कम कर लिया है तो मॉलिक्यूल कम हो गए और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड। तो द प्रेशर को मैंने क्या कर लिया 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी पे लेके आओ, तो प्रेशर यहां पे 1 atm है, गैसेस ज्यादा, प्रेशर कम है गैसेस कम, प्रेशर और कम है गैसेस, अब मॉलिक्यूल कम एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल कम हो गए और यहां पे 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये एनर्जी क्या करता है, ये मॉलिक्यूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, तोड़ डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, मॉलिक्यूल की डिस्चार्जिंग शुरू करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और मैं इसको 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं और यहां पे ये 0.0 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर हो, मॉलिक्यूल कम है, ये 10,000 वोल्ट एनर्जी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये इस हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करके इसको निकाल देती है। देखिए यहां पे एक्साइट कर रहा था, रिमूव नहीं करते, एक्साइट कर रहा था, रिमूव नहीं कर रहा था, एक्साइट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन एक्साइट फिर डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन रिमूव when pressure inside the tube is reduced, now this 10,000 volt energy इतनी एनर्जी है that it is responsible to remove the electron from the hydrogen, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी अगर आप लोग यही पोटेंशियल डिफरेंस आप हीलियम पे अप्लाई करें, यही 10,000 वोल्ट, और बात में प्लीज यहां पे यही कंडीशन हो, यू विल ऑब्जर्व हीलियम आयन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल इलेक्ट्रॉन। अब सुने प्लीज, अब आपके पास इस डिस्चार्ज में क्या बना है, खबर और ये किस्सा हो रही। अब अगर आपके पास देखिए हाइड्रोजन आयन या हीलियम आयन, हीलियम आयन, हीलियम आयन, इलेक्ट्रॉन, 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 प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर आपके पास बन गया है। A plasma state of the matter is a good conductor of current. A plasma state of the matter is a good conductor of current. तो ये नेगेटिव, चलिए मैं इसको जो है मैं इस तरह लिखता हूं, ये हीलियम आयन है, हीलियम आयन है, हीलियम आयन है, हीलियम आयन है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये डिस्चार्ज हो गया है। अब ये केटाइंस है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है के तोड़ है, ये इसकी तरफ मूव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जिससे निकल जाते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट की तरफ जो है ये मूव करते हैं।